सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान के सचिव श्री तांबे जी, आज के मुख्य वक्ता और मुख्य मेहमान प्रोफेसर निशिकांत कोलगे जी, और यहाँ उपस्थित सभी मित्रों कहा तो मैंने सही, लेकिन यहाँ उपस्थित लोग मुख्यतः दो पीढ़ियों के हैं। कुछ मेरी पीढ़ी के आगे पीछे के, जो अक्सर कुर्सियों पे पीछे बैठे हैं क्योंकि अब घुटने उनके दर्द करते हैं, और उसके आगे जो पीढ़ी बैठी है वो करीबन पूरी युवा पीढ़ी है। और आज ही सेवाग्राम में 2 युवा शिविर चल रहे हैं, तो उन सबको यहाँ उपस्थित देखकर मुझे बड़ी खुशी है। पहली बात तो आज शहीद दिन है, 30 जनवरी, और उस दिन सेवाग्राम आश्रम में जो पारंपरिक विषय है गांधी जी के बारे में, चरखा, अहिंसा, खादी, ये रखने के बजाय जाति प्रथा और गांधी ये विषय रखने के लिए ही मैं आश्रम को बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। बहुत समयोचित विषय है, उसके आगे मैं चर्चा करूँगा। और दूसरा अभिनंदन ये करना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस वक्ता को इस विषय पर बोलने के लिए बुलाया, कई वर्षों पहले, करीबन 10-15 वर्षों पहले, प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय, जिन्हें बुकर प्राइज मिला है, बहुत सुंदर लेखिका हैं, लेकिन उन्होंने अंबेडकर जी की एक किताब की जब नई आवृत्ति निकली, उसके लिए एक लंबी प्रस्तावना लिखी, और उस प्रस्ताव में उन्होंने बड़े जोर शोर से ये इल्ज़ाम लगाया कि आज जो भारत में जाति प्रथा इतनी फैल रही है उसके लिए महात्मा गांधी जिम्मेवार हैं। तर्क उनका ये कि जब अंबेडकर जाति प्रथा को समाप्त करने की बात कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, तब गांधी ने वो नहीं किया। गांधी ने आधा अधूरा समर्थन दिया, या तो गांधी ने सवर्ण व्यवस्था को मजबूत करने वाला ही भूमिका ली, और इसके लिए गांधी जिम्मेवार है। तो उन्होंने गांधी को जाति प्रथा का विलन इस रूप में पेंट किया। उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली में उस पर लेख भी लिखे, यहाँ तक कि द लैंसेट जैसे मेडिकल जर्नल में भी एडिटोरियल लिखा गया कि आज के भारत की जाति प्रथा के लिए गांधी जिम्मेवार है। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे जो भी उन्होंने उनका नज़रिया पेश किया उसका व्यापक परिणाम हुआ। इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली में उस पर कुछ डिबेट चला, मैंने सब तो नहीं पढ़ा, लेकिन एक जो है गांधी जी के पोते और चरित्रकार राजमोहन गांधी, इन्होंने एक उसका प्रतिवाद किया अरुंधति रॉय के लिखने का, और उन्होंने, वो खुद ही एक बायोग्राफर है, इतिहासकार हैं, तो उन्होंने उस अरुंधति रॉय के जितने भी दावे हैं वो कितने थोथे आधार पे, ऐतिहासिक आधार पे है, यह दिखाकर कोशिश ये की कि अरुंधति रॉय कोई सत्याधारित, फैक्ट्स पर आधारित बोल ही नहीं रहे हैं, अपने मन की कल्पना के आरोप कर रही हैं। और दूसरा लेख बड़ा सुंदर जो आया था वो कोलगे जी का था। नाम मेरे लिए उस समय पूरा अपरिचित था, लेकिन अचानक एक कोई निशिकांत कोलगे नाम का आदमी लेख लिखता है। उस लेख के मुद्दे तो मैं अब नहीं दोहराऊंगा, उन्होंने खुद ही बहुत सुंदर ढंग से हमारे सामने मुद्दे पेश किए हैं। उसमें का एक मुद्दा तो मुझे गजब का छू गया, इसलिए दोहराने की रिस्क लेकर भी मैं उसको फिर से आपको कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने तो कहा ही है, उन्होंने कहा कि गांधी जब कहते हैं कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, तब वो ये कह रहे हैं कि मेरे शब्द तो बदल सकते हैं। कल मैंने एक कहा, आज मैं दूसरा कुछ कहूँगा, शब्द बदल सकते हैं, तो इसलिए मेरे शब्द मत देखो, मेरा वर्तन देखो, मेरा आचरण देखो, और जो मेरा आचरण है वो मेरी सही कसौटी है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और फिर गांधी के आचरण के उन्होंने कई हमको भी उदाहरण दिए कि आचरण में तो गांधी हमेशा ही बचपन से ही अस्पृश्यता विरोधी रहे, और इसलिए गांधी की जाति प्रथा पर जो भूमिका है, अस्पृश्यता पर भूमिका तो बहुत साफ है। जो एकदम अंधे हैं
वही गांधी की अस्पृश्यता की भूमिका पे है, गांधी अस्पृश्यता समर्थक ऐसा कह सकते हैं। लेकिन गांधी की जाति प्रथा के बारे में जो भूमिका है, हमको गांधी के और गांधीवादियों के वर्तन में देखना चाहिए। कोलगे जी ने बहुत उदाहरण दिए हैं, मैं उनमें सिर्फ जोड़ देता हूँ। आपको 3-4 नामों का मैं जिक्र करता हूँ। एक नाम है विनोबा, जो यहाँ नालवाड़ी में अस्पृश्यों की बस्ती में जाके रहा और जो सुरगांव में जाके हर रोज भंगी का काम किया करता था, ग्राम सफाई किया करता था। दूसरा नाम है अप्पा साहेब पटवर्धन, जो ब्रिटिश जेल में थे फ्रीडम मूवमेंट में, स्वतंत्रता आंदोलन में, और उन्होंने इसलिए उपोषण किया कि चूंकि वो ब्राह्मण थे, उनको ब्रिटिश सरकार संडास सफाई का काम नहीं देती थी जेल के कानून के अनुसार, और उन्होंने इसके लिए उपोषण किया कि मैं गांधी का चेला हूँ, संडास सफाई करना मेरा व्रत है, ये तो मेरी शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, ये ब्रिटिश सरकार मुझे करने नहीं देती है, इसलिए मुझे भंगी का काम करने दो, इसलिए एक ब्राह्मण उपोषण कर रहा है। तीसरा उदाहरण यहीं पे पास में गोपालराव वाळुंजकर, कि जिन्होंने वर्धा के इर्द गिर्द जो महार कम्युनिटी के लोग और चमार कम्युनिटी के लोग थे, वो मजबूरन उस समय की आर्थिक अवस्था और धार्मिक सामाजिक अवस्था के कारण वो मजबूरन मरे हुए जानवर का मांस खाने पे मजबूर थे। इससे ज़्यादा अधपतन किसी इंसान का क्या कर सकते हैं आप। तो वाळुंजकर जी ने उससे उनको छुड़वाने के लिए मरे हुए जानवर के चमड़ी को किस ढंग से काटे, उनका विच्छेदन कैसे करें, चमड़ी कैसे निकाले, उसको कैसे प्रोसेस करें, चर्मालय नालवाड़ी के पास शुरू हुआ, गोपालराव वाळुंजकर। और ध्यान में लिए ये तीनों के तीनों ब्राह्मण हैं, भावे, पटवर्धन, वाळुंजकर, तीनों ब्राह्मण हैं। गांधी की ये करामत है कि उन्होंने सवर्णों को, जो अवर्णों के काम माने जाते हैं, उसमें भी जो सबसे नीचे के काम माने जाते हैं, वो काम करने में जैसे ब्राह्मण का सम्मान है, ब्राह्मण की आत्मशुद्धि है, ऐसा उन्होंने एक ढंग से हम कहें कि सांस्कृतिक क्रांति, धार्मिक क्रांति का रूप इसको दे दिया। तो गांधी का वर्ताव देखिए, गांधी का प्रोग्राम देखिए, गांधी के शब्दों को बहुत ज़्यादा चिपटे हुए मत रहिए, क्योंकि शब्दों को आप चाहे जैसे तोड़ मरोड़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये उनका आर्गुमेंट मुझे बहुत जचा है, और मैं इसलिए आज खास गढ़चिरौली से उनका भाषण सुनने आया। 30 जनवरी को सेवाग्राम आश्रम में उपस्थित रह सकूं, ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो आज 30 जनवरी है, बापू आज शहीद हुए। जब शहीद हुए तब का तात्कालिक मुद्दा तो हिंदू मुस्लिम जो उस समय दंगे चल रहे थे, भारत का विभाजन हुआ था, धर्म के आधारित ऊपर हुआ था, और वैसे कहो तो पूरे देश के ही मन का विभाजन हो गया था। उसको बांटने की कोशिश बापू कर रहे थे, और जैसा माना जाता है कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम प्रश्न पर जो भूमिका ली, और जैसे कोलगोई जी ने कहा कि उसके पहले भी उन्होंने जाति प्रथा हटाने के लिए जो भूमिकाएं ली, उसके विरोध में एक सनातनी हिंदू ब्राह्मण ने उनकी हत्या की। तो गांधी का बलिदान 30 जनवरी को तो हिंदू मुस्लिम प्रश्न पर हुआ, लेकिन उसके पहले भी जब पूना में गांधी जी ने उपोषण किया था, उस समय मुद्दा जाति भेद का था। स्वतंत्र मतदार संघ, जाति पर आधारित स्वतंत्र मतदार संघ का मुद्दा था, और उस समय भी गांधी करीबन शहीद हो ही गए थे, बच गए। आम्बेडकर जी ने एक समझौता मान लिया, और इसलिए गांधी जी के प्राण बच गए। लेकिन गांधी ने 30 जनवरी 48 को ही एक बार आहुति नहीं दी, उसके पहले भी एक बार जाति के प्रश्न पे उन्होंने करीबन आहुति दी है। गांधी जाति अस्पृश्यता के प्रश्न पर तो उनकी भूमिका बहुत साफ है, उसके बारे में कोई बहुत कन्फ्यूजन या उन पे इल्ज़ाम नहीं है। लेकिन जो इल्ज़ाम है वो यह है कि गांधी जी ने जाति प्रथा के खिलाफ एक सीधे लड़ाई की भूमिका नहीं ली। आपने ब्रिटिशों के खिलाफ सत्याग्रह किया, आपने सवर्णों के खिलाफ क्यों नहीं किया? इसके कई स्पष्टीकरण दिए जा सकते हैं।
कुछ तो गोलगे जी ने दिए हैं। एक स्पष्टीकरण यह दिया जा सकता है, गांधी एक गलती करना नहीं चाहते थे, जो गलती बाद में कम से कम महाराष्ट्र के पुरोगामी लोगों ने की और उसकी सजा अभी भी हम भुगत रहे हैं। वो गलती ये थी कि धर्म के बारे में मैं आपका नहीं हूं, मैं तो अलग ही हूं, ऐसी एकदम अलग भूमिका लेके गांधी पूरी धर्म की जो धर्म का स्टेज था, जो अवकाश था, वो जातिवादी रूढ़िवादी सनातनी हिंदू पुरोहितों पे छोड़ देना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने बार बार कहा है कि मैं एक सनातनी हिंदू हूं। थे तो नहीं, सच कहा जाए तो यह सनातनी इस मायने में थे कि अविनाशकाली आध्यात्मिक उपनिषद में मानते थे, इस मायने में सनातनी थे। लेकिन जो रूढ़ अर्थ है सनातनी का, जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, उसमें गांधी का कोई विश्वास नहीं था। लेकिन गांधी में इतनी व्यावहारिक राजकीय होशियारी थी कि मैं इसमें से पूरा बाहर हो जाऊं और आपको बहिष्कृत कर दूं तो आपके लिए तो पूरा स्पेस खाली हो गया। तो गांधी ने ये कभी पोजीशन छोड़ी नहीं कि हिंदू धर्म को इंटरप्रेट करने का और आचरण करने का हक मेरा है। वो हक छोड़ के मैं आपके लिए खाली मैदान नहीं छोड़ना चाहता हूं। तो उन्होंने रण नहीं छोड़ा। इसलिए वो आखिर तक दावा करते रहे कि मैं खुद सनातनी हिंदू हूं। यद्यपि सनातनी हिंदू धर्म को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कह तो ये रहे कि मैं सनातनी हिंदू नहीं हूं। नहीं तो आज जो ये अयोध्या में और इलाहाबाद में, प्रयाग में जो मेले सब इकट्ठा हो रहे हैं, वही पूरे देश की और धर्म की स्पेस को हथिया लेते। दूसरा कारण यह भी है कि गांधी लड़ रहे हैं ब्रिटिशों के खिलाफ। तो एक समय एक ही लड़ाई अच्छी की जा सकती है। आप अगर एक समय 10 लोगों से लड़ाई शुरू करते हैं तो आपकी हार सुनिश्चित है। गांधी पूरे देश को ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई में एक करना चाहते हैं। इसलिए गांधी हिंदू और मुसलमान को भी एक करना चाहते हैं। गांधी उसमें सिखों को और क्रिश्चियनों को भी लाना चाहते हैं। गांधी उसमें अस्पृश्यों को भी लाना चाहते हैं। गांधी उसमें सभी हिंदुओं को लाना चाहते हैं। और इसलिए गांधी अभी हिंदू धर्म के भीतरी जो कंट्राडिक्शन है जाति भेद की, उस दुखती हुई नब्ज को बहुत ज्यादा कुरेदना नहीं चाहते हैं। ये आगे की लड़ाई है। लेकिन आज तो मुझे ब्रिटिशों से लड़ाई लड़नी है, आज तो मुझे पूरे भारत को आज़ादी दिलवानी है। तो वो जब दिलवानी है तो पूरे भारत को एक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सवर्ण के खिलाफ अवर्ण, हिंदू के खिलाफ मुस्लिम, मजदूर के खिलाफ मालिक। आप ये देखेंगे कि गांधी ने एक अहमदाबाद का सत्याग्रह छोड़ दिया तो बाद में कभी भी क्लास बेसिस पर भी उन्होंने कोई सत्याग्रह नहीं किया। तो इसलिए कि गांधी अभी तो सबको जोड़ के ब्रिटिशों की लड़ाई पहले लड़ना चाहते हैं। आपको आपकी प्राथमिकता चुननी पड़ती है। गांधी ने बड़ी प्राथमिकता चुनी है कि पूरे भारत के उस समय जो 40 कोटि आबादी थी, सबको मैं आज़ादी दिलवाना चाहता हूँ। तो इस 40 कोटि लोगों के बीच की जो और छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं, अभी मैं इनको उभार नहीं दूंगा, क्योंकि उनको उभार देना बेवकूफ़ी होगी। कोई अपने ही सेना दल में थोड़ी ना आपसी लड़ाई लगा देता है और फिर कहता है कि मैं बाहरी शत्रु से लड़ूंगा। तो गांधी सेनापति थे। तीसरी एक बात थी गांधी की कि विकेंद्रित ग्रामोद्योगों में वो विश्वास रखते थे और शायद जाति के साथ काफ़ी हद तक अलग अलग व्यवसायों का जो पारंपरिक ज्ञान और कौशल्य है वो जुड़ा है। बुनकर के परिवार में जो बढ़ता है, महाराष्ट्र में कोष्टी नाम की एक जात होती है, जो बुनकर के परिवार में बढ़ा है वो बचपन से ही सूत और वस्त्र के बारे में जानकारी रखता है। जो किसान के परिवार में बढ़ा है उसको ये बताना नहीं पड़ता है कि मूंगफली ऊपर नहीं लगती है, ज़मीन में लगती है, और कपास भी ऊपर लगती है, ज़मीन में नहीं लगती है। तो खेती का, अपने अपने व्यवसाय का उसको एक पारंपरिक उसको ज्ञान होता है। गांधी उसको पूरी तरह मिटाकर सभी जातियों में अनकंट्रोल्ड कंपटीशन शायद नहीं चाहते थे। आज ग्लोबलाइजेशन में अनइनहिबिटेड कंपटीशन है। भारत का आईटी का जवान अमेरिका के आईटी वालों से कॉम्पीट करता है,
चीन में जो मैन्युफैक्चर करता है वो पूरी दुनिया में अपना मैन्युफैक्चर गुड भेजता है, तो स्पर्धा जो है वो ग्लोबल हो गई है। और जब स्पर्धा ग्लोबल होती है तो उसके क्या परिणाम हो रहे हैं पिछले 20-25 सालों में हम देख रहे हैं। अभी आज का विषय नहीं है, उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन गांधी ग्रामोद्योगों के क्षेत्रों में और ग्रामीण इलाके में जो व्यवसाय है उस क्षेत्र में एक खुलेआम आपसी लड़ाई इन सभी व्यवसायों की शुरू हो जाए, और लुहार कहेगा कि मैं सुनारी करूंगा और कोष्टी कहेगा कि मैं तेली बनूंगा, इसमें उनको सिद्धांततः कोई आक्षेप नहीं है। लेकिन मेरे ही लोगों में ऐसी स्पर्धा अगर हो तो ये स्पर्धा शायद हानिकारक होगी, ये उनका एक मत हो सकता है। और आखिरी ये है कि गांधी अहिंसक हैं, और अहिंसा स्थूल रूप में तो बड़ी आसान है देखना पहचानना, लेकिन सूक्ष्म हिंसा जो होती है वो ज़्यादा मुश्किल होती है पहचानना, देखना। और जब सूक्ष्म हिंसा होती है तो आदमी ज़्यादा तिलमिला उठता है। मेरी जो धार्मिक श्रद्धाएं हैं, मेरी जो सांस्कृतिक श्रद्धाएं हैं, उन पर अगर कभी आक्रमण होता है तो अक्सर आदमी बहुत ज़्यादा विवेकपूर्ण विचार नहीं कर सकता है। और ये मेरे धर्म पे आक्रमण हुआ, मेरी जाति पे आक्रमण हुआ, मेरे संस्कारों पे आक्रमण हुआ, और ऐसा करके आदमी की प्रतिक्रिया जो है वो हिंसक होती है अक्सर। गांधी जी को इसका भान था, इसलिए भारत की जनता की, सवर्णों की जो सांस्कृतिक पारंपरिक मान्यताएं हैं जाति के बारे में, उस पर कठोर प्रहार करने का काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया, और उनका प्रहार वैसे सही था। लेकिन गांधी ने वो नहीं इसलिए किया कि वो जानते थे कि हिंसक भाषा का और आक्रामक भाषा का रिस्पॉन्स डबल आक्रामक होता है। अहिंसा के बारे में गांधी बहुत वैज्ञानिक थे, इस मायने में वैज्ञानिक थे कि वो जो न्यूटन का तीसरा लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो गांधी जानते हैं कि अगर मैं सवर्णों की धार्मिक श्रद्धाओं पे बहुत ज़्यादा तीखी टीका करूंगा, बहुत रैडिकल उपाय अभी बताऊंगा, तो उतनी ही तीखी रिएक्शन होगी। तो वैज्ञानिक क्या करेगा? वैज्ञानिक कहेगा कि मैं जानता हूं कि इक्वल अपोजिट रिएक्शन होने वाली है, तो मैं आक्रामक और तीखी क्रिया ही नहीं करूंगा। अगर मैं प्रतिक्रिया नहीं उभारना चाहता हूं तो होशियारी इसमें है कि मैं पहले ही आक्रामक हिंसक क्रिया न करूं। तो गांधी ने इसलिए बहुत तीखा आक्रमण नहीं किया है। उन्होंने यह माना है कि धार्मिक श्रद्धाएं और सांस्कृतिक श्रद्धाएं धीरे धीरे इंक्रीमेंटली बदलती है। बड़ा सुंदर शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कोलगे जी ने, कि धार्मिक श्रद्धाओं पे अगर बहुत तीखी टीका होती है तो आदमी का दिमाग ही नहीं चलता है, उसका फिर दिल उबल पड़ता है, और जो समझाने से मैं समझ सकूं उसके भी बीच में रोड़े खड़े हो जाते हैं, दीवारें खड़ी हो जाती हैं। तुम मुझ पर आक्रमण कर रहे हो तो मैं अब तुम पर आक्रमण करूं। इसलिए गांधी अहिंसक है। सांस्कृतिक श्रद्धाएं वो समझा बुझाकर धीरे 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 इंक्रीमेंटली लाना चाहते हैं। ये समस्या बार बार गई है। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जब नेहरू जी के पहले मंत्रिमंडल में हैं तब हिंदू कोड बिल लाया गया। डॉक्टर अंबेडकर बहुत ज़्यादा रेडिकल रिफॉर्म चाहते थे हिंदू समाज में, और हिंदू समाज की प्रतिक्रिया इस पर बहुत तीखी होगी इसका एहसास नेहरू जी को था। तो नेहरू जी ने अंबेडकर जी का हिंदू कोड बिल नहीं स्वीकार किया। यह मजबूरी थी, वो सिद्धांत था उसमें मानते थे, लेकिन वो मानते थे कि भारत का हिंदू समाज अभी इसके लिए तैयार नहीं है, और इसको सरकार से ओर से हम ला देंगे तो बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई। इस पर अंबेडकर जी ने फ्रस्ट्रेट होके उस मिनिस्ट्री में से इस्तीफा दे दिया। अंबेडकर जी बहुत तेजी से बदलाव चाहते हैं, क्योंकि उनकी अधीरता समझ सकते हैं। जिस समाज से वो आए थे उसमें अधीरता होना स्वाभाविक है कि जल्दी से जल्दी ये जाति प्रथा टूटे। लेकिन गांधी और नेहरू दोनों हिंदू की मानसिकता पर भी उनकी समझ है, और वो जानते हैं कि इन पर आक्रमण करके तो इनसे ही हमारा अलगाव हो जाएगा, तो फिर परिवर्तन क्या हुआ? सिर्फ बिछुड़ना ही हुआ। तो ये कोई बहुत समझदारी की भूमिका नहीं होगी। इसलिए गांधी जी ने
इस विषय पर बहुत आक्रामक भूमिका नहीं ली है। और इसलिए कोलगे जी का ये जो आर्गुमेंट है, इसलिए गांधी ने क्या कहा इसके बजाय उन्होंने कृति क्या की खुद के अपने जीवन में। तो जो गांधी कोर्ट में कहता है कि मेरा व्यवसाय क्या है, तो मैं किसान और जुलाहा हूं, है तो सवर्ण, लेकिन कह रहे हैं ये जो है ये शूद्रों का काम है। भारत की वर्ण प्रथा में ये शूद्रों का काम है। गांधी खुद को डिक्लेयर कर रहे हैं कोर्ट में, शपथ लेकर डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं किसान और जुलाहा हूं। गांधी के आखिरी दिनों में यहाँ एक चितड़े जी, वासुदेवराव चितड़े उस समय युवा थे, उनकी यादें अगर आप पढ़ें तो उसमें गांधी जी ने बहुत बाद की उम्र में 40 से 45 की उम्र में उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ सूत काटता हूँ, ये तो काफ़ी नहीं है, मुझे पूनी बनाना आना चाहिए। तो पूनी कैसे बनाएंगे, इसके लिए वासुदेवराव चितड़े जो उस समय 18-20 साल का युवा था लेकिन उसमें तज्ञ था, तो गांधी उससे सीख रहे हैं। तो गांधी बुनकर का काम भी बारकाई से सीख रहे हैं। गांधी दक्षिण अफ्रीका में चप्पल बना रहे हैं, चमार का काम है, खुद चप्पल बना रहे हैं और अपने दुश्मन को, दुश्मन शब्द मेरा गलत है, लेकिन अपने विरोधक को, जनरल स्मट्स को वो चप्पल भेंट दे रहे हैं। तो गांधी ने अपने जीवन में तो ये व्यवसाय आधारित सभी जाति प्रथाओं को तोड़ा है, और गांधी ने जो आचरण किया है वो गांधी की कसौटी है।